बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज मी फैजा रियाज। नाजरीन, हम 1947 से एक ऐसे दौर की तलाश में है जहां पाकिस्तान में खुशहाली हो, जहां पाकिस्तान अंडर डेवलप नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आता हो। ना तो वो दौर आया, मुख्तलिफ अदवार गुजर कर चले गए, मार्शल लॉज आए वो चले गए, मुख्तलिफ हुकूमतें आई वो चली गई, लेकिन वो खुशहाली का दौर नहीं मिला। हमेशा एक नाजुक दौर से गुजरता हुआ पाकिस्तान आपको भी मिला और मुझे भी मिला, और जो हालात नजर आ रहे हैं शायद आने वाली नस्लों के लिए भी वही नाजुक दौर रहे। तो इस नए दौर में आज प्रोग्राम में हम हर दौर की बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट एपिसोड है। मेरे साथ इस्सार राना साहब, वन एंड ओनली, एंड जुल्फिकार राहत साहब मौजूद है। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो तफसीली फैसला आया है। शॉर्ट टर्म फैसला तो पहले ही आ चुका था, लेकिन 70 सफात पर मुश्तमिल अब ये जो फैसला आया है, मैं उसके निकात कुछ आपको पढ़ के सुना दूं। अदालत ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 एमएनएस को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी 41 एमएनएस के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। और इसके अलावा जो दो साथी जजेस थे, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान, उन्होंने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हुए और इख्तलाफी नोट लिखा है, इस पर उन्होंने अफसुर्दगी का इजहार किया है। और इसी पर रिएक्शन भी आया है विफाकी वज़रा का। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन, वो उसने भी अपना इजलास बुलाया कि अब करना क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं करना है। आईपीपीस की बात करेंगे और प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर, वजीर आला केपी के, आखिर उनकी हुकूमत में हो क्या रहा है, अभी तक की उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, आज जरा उसका भी रिव्यू लेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं जुल्फिकार राहत साहब, आपसे ही आगाज करूंगी। पहला सवाल, जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी क्या सुपीरियरिटी है या उसके पीछे ऐसा कौन खड़ा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात नहीं भी मानता तो उन्हें कोई डर नहीं है? देखिए फिजा, आप सबको मुबारक हो। हमारा प्रोग्राम आज पहला दिन है। देखिए पार्लियामेंट यहाँ पे सुपर है और ये बहस यहाँ पे आज नहीं, ये साल हर साल से चल रही है कि सुप्रीम पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है। अब पार्लियामेंट का देखिए, इस पे मेरा ख्याल है कि बहस नहीं करनी चाहिए हमें कि सुप्रीम पार्लियामेंट है, लेजिस्लेशन वहां से होती है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसकी तशरीह कर सकती। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कानून को तोड़ना मरोड़ना कुछ लोग अपना हक समझते हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि आज आजम नजीर तारड़ साहब ने जो बुनियादी निकात उठाए, जो खुद भी एक मंजे हुए वकील हैं, उन्होंने कहा कि नजरसानी की अपील जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की वहां पे पड़ी है। राहत साहब, अगर आप इजाजत दें तो सुनवाना दें अपने नाजरीन को। बिल्कुल सुनवा दें, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करें। पहले जी आजम नजीर तारड़ क्या कह रहे हैं, सुने। फैसले के बारे में जाहिर है राय दी जा सकती है, पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है। जो कुछ शॉर्ट ऑर्डर में कहा गया था ये जाहिर है उसी डोमेन में होना था। इस फैसले ने जो कवानीन में तरामीम की पार्लियामेंट ने अपना लेजिस्लेशन का, कानून साजी का हक इस्तेमाल करते हुए, उन पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है, उन पे किसी किस्म का कोई फैसला नहीं है। जो आइन के आर्टिकल 51 और 106 की मंशा है कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमती वज़रा का यह रद्द अमल था। देखिए फिजा, ये वो बुनियादी निकात है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। एक तो उन्होंने कहा कि जो अपीलें थी वो गैर मौसर नहीं हुई, सियासी जमातों की अपीलें वहां पे पड़ी हुई हैं। दूसरा, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया आज अपनी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें उन्होंने कहा जी 5-0 के साथ ये फैसला आया और उसको बुलडोज कर दिया गया। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये सवाल उठाया कि आज ये फैसला हो जाना चाहिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या कोई और अदारा सुप्रीम है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइन इंसानों की फलाह बहबूद के लिए होता है। आइन कोई इस्मानी सहीफा नहीं है तो उसके अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट का पूरा राइट है कि पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट कर सके। ये सारे लोगों को मुंतखब करके पार्लियामेंट के अंदर हम भेजती इसलिए है
कि वहां पे जाके वो अवाम की फलाह बहबूद के मुताबिक रियासत को चलाने के लिए, निज़ाम रियासत को चलाने के लिए वो वहां पे उसमें तरमीम कर सके, उसको बेहतर कर सके। लेकिन बदकिस्मती देखें कि गुड टू सी यू का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा। वहां पे हो ये रहा है कि 8 जजेस हूं या 10 जजेस हूं, पहले ये जाती लड़ाई थी, अब ये अदारा जाती लड़ाई हो गई है। और वो जजेस हजरात, मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कि या तो एक जज को उठा के प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठा दिया जाए, दूसरे को उठा के स्पीकर की सीट के ऊपर बिठा दिया जाए, अरे वाह, एक तीसरे साहब जो हैं उनको चेयरमैन सेनेट की सीट पे बिठा दें, ताकि ये फैसले सारे खुद ही करें, कानून साजी भी करें, उसकी तशरीह भी खुद कर लें। ये इस तरह रियासत का निज़ाम नहीं चल सकता। अगर रियासत के निज़ाम को चलाना है तो उसके लिए हर अदारे को अपनी डोमेन में रहना होगा। बिल्कुल ठीक। मैंने जिस तरह कहा कि ये आइन का किताबचा को आसमानी सहीफा नहीं है, इसके अंदर तरमीम हो सकती है। लिहाजा पार्लियामेंट ने एक अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, जब भी किया वो आके सुप्रीम कोर्ट से ब्रेक लग गई। तो ये अब ब्रेकों का सिलसिला बंद होना चाहिए, ऑर्डिनेंस ये पास हुआ है लाइकिंग ना? डिसलाइकिंग अब तो बंद कोई होनी ब्रेक नहीं चाहिए। लगी। और फिजा इसमें एक चीज मैं चाहूंगा कि 28 लाख केस पेंडिंग है, उसकी तरफ कोई नहीं जाता, उस पर कोई जज बात नहीं करता। वहां पे लोग रुल रहे हैं, जेलों के अंदर कैदी मर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। और बात हमने क्या करनी है कि हमने तो पार्लियामेंट को कोसना है और पार्लियामेंट को आगे बढ़ने नहीं देना, लेजिस्लेशन होने नहीं देनी। जो लेजिस्लेशन हो के आएगी उसको ब्रेक लगानी है। बिल्कुल ठीक है, राहत साहब आपका पॉइंट आ गया। इसार राणा साहब, गुड टू सी यू। राहत साहब आपको कह रहे हैं। थैंक यू मिलोड। मैं कह राहत साहब आपको कह रहे हैं। तो मेरा यार गुड टू सी यू का जवाब यही है। यही तो वो गुड टू सी यू। लेकिन यहां तक रहना ये तौहीन अदालत भी हो सकती है। साढ़े ते लगनी है, उनकी तो लगनी है। ले जी, अब अल्लाह ना करे हम पे तौहीन अदालत लगे। लेकिन जिस तरह राहत साहब ने मशवरा दिया है, सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन इनकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जज को उठा के एक को चेयरमैन सेनेट लगा दे, एक को प्राइम मिनिस्टर लगा दे, वही खुद ही फैसले वो बनाए कानून और उसकी तशरीह भी खुद ही कर ले। ताला लगा दे। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर मैं इससे भी बेहतर मशवरा दे दूं तो अगर आप कहें तो इससे भी बेहतर मशवरा, जिससे मुल्क के तमाम मसाइल हल हो जाए। जरूर, मशवरा why क्या हो not? सकता है? देखें, वजीर आजम बनाए मियां नवाज शरीफ साहब को, सदर बनाए उन्हें। वजीर आजम बनाए मियां शहबाज शरीफ साहब को, चीफ जस्टिस बनाए क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब को, और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए मरियम साहिबा को, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाए नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। ठीक है, आपको रहते नहीं क्या? हाँ, इसहाक डार। मरियम साहबा को प्रमोट कर रहे हैं या डिमोट कर रहे हैं? वो चीफ मिनिस्टर है भाई, मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे की। ये मुल्क ठीक हो जाएगा। आपकी अदालतें होनी चाहिए, आपका इदारा होना चाहिए, आपके तमाम इदारे आपके नीचे होने चाहिए, और जिले इलाही जो फरमाए बस वही हरफ आखिर होना चाहिए। अदालतों को बंद करें, क्या है वो फजूल टाइम जाया करना। 8 जज पाकिस्तान के वो कुछ बोल रहे हैं, आप कहते हैं लो जी तुहानू की पता है, सारा ते आजम नजीर तारण नू पता है क्या? वो 8 जज जो सीनियर मोस्ट हैं, मंसूर अली शाह साहब से लेके बाकी तक, वो जो कह रहे हैं उन्हें कानून का नहीं पता। वो जो तारड़ साहब हैं, क्या नाम है वो दूसरे वाले, अता तारड़ साहब, जो शहबाज शरीफ साहब की वीडियो बनाते हैं ना भाग भाग के जी। मुझे लगता है हम इतने वो हो गए हैं किफायतशार कि हम कैमरामैन भी नहीं ले जाते। तारड़ साहब को कहते हैं पैसे बचाओ, तुसी आप ही बना लो। भाई बात यह है जुल्फिकार राहत साहब, जिस कौम में इदारों का एहतराम खत्म हो जाता है ना, खाली इदारों पे एहतराम का हमला ये नहीं है, खाली 9 मई वाला वो हुआ है, उनके जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर देते हैं तो ये इदारों का एहतराम नहीं। अच्छा, अदारा मुझे ये नहीं समझ आती कि अदारा एक ही है। सुप्रीम कोर्ट तो अदारा है, मैं भी मानता हूं अदारा है, लेकिन पार्लियामेंट भी अदारा है और पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो उसको ताला लगा दे, बंद कर दे उसको। अब सुन ले मेरी यार, सुन ले मेरी, सुन जो ले। लेजिस्लेटर का राइट है उसको खत्म कर दे, बंद कर दे। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। तो कासिम सूरी की जब वो आई थी रूलिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे रद्द किया था तो आपने तो बड़ी तालियां बजाई थी। तब कहां गई थी पार्लियामेंट? तब सुप्रीम नहीं थी। देखिए, मेरा ख्याल है कि बाजी की किसी एक मिसाल को बुनियाद बना के आज की इन सारी चीजों को बर्डोज नहीं किया जा सकता। कैसी बात है कि माजी की? अच्छा, इसीलिए तो फिजा कहते हैं कि आईनी कोर्ट बना दें। आईनी अदालत बनाने में क्या इशू है, ताकि ये सारे मामले, इनका ठरक भी पूरा होता रहे, वहां पे लंबी लंबी तकरीरें भी चलती रहे, लाइव ट्रांसमिशन भी चलती रहे, बाल टू बाल कमेंट्री भी चलती रहे, और साथ साथ लोगों का, गरीबों का मसला भी हल होता रहे। मुझे बताएं कि 28 लाख जो केस पेंडिंग है, उसका वाली वारस को है? भाई सुन ले, लोगों का वाली वारस बात सुन ले। ये जो आप कहते हैं ना कि माजी
ये 1902 की बात नहीं है, ये अब से 2 साल पहले की बात है। कासिम सूरी 2 साल पहले स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर, जब उन्होंने रूलिंग दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रद्द करते हैं, तब तो समझ बड़ी राणा साहब, अगर उस वक्त को गलत हुआ है तो आज भी होना चाहिए। भाई गलत क्या आपकी दफा गलत होगा? नहीं, बाकियों की दफा ठीक हो जाएगा। नहीं, तो हर दौर में गलत होना चाहिए, हर महीने गलत होना चाहिए। जो चीज आप तय करेंगे वो सही है और जो चीज आपके खिलाफ जाएगी वो गलत है। देखिए, ऐसे तो नहीं चलती ना राणा दुनिया। साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि तारीख के अंदर भी मेरा ख्याल है मौर्रख बेशक वो पता नहीं किस पोजीशन में है, लेकिन वो कुछ लिख रहा है, जो भी ये लिख रहा फैक्ट्स है, तारीख के जुम्मे जा रहे हैं, तारीख के स्पुर्द हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रोल को आप कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? मेरा दोनों पैनलिस्ट से सवाल यह था कि इलेक्शन कमीशन क्या वो तौहीन अदालत नहीं कर रहा, या वो अनबाइस्ड होकर अपना काम कर रहा है, जिसका सिर्फ एक काम है कि उसने 5 साल तनख्वाह भी लेनी है, सारी मराद भी लेनी है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं। बात यह है, बात थी इलेक्शन कमीशन की। मैं आपको एक बात बताऊं फिजा, पाकिस्तान में जितना आज अनरेस्ट है ना, उसके जहां जिम्मेदार काजी फायज ईसा हैं, शहबाज शरीफ हैं, वहां पे ही राजा सिकंदर भी उतने ही जिम्मेदार है। इस नेक्सिस ने पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम को इस सतह पे पहुंचा दिया है कि पूरी दुनिया कह रही है और हम नहीं मान रहे। अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप कहता है हम नहीं मानते, यूरोप कहता है हम नहीं मानते, अमेरिका की पूरी कांग्रेस कहती है हम नहीं मानते, चीन कहता है हम नहीं मानते। एक बंदे ने अपनी मां से कहा कि मां मैं शर्त ला ली है कि कहां चिट्टा होता है, उन्होंने कहा पुत्र कहां काला होता है, कहते मां मैं तो तब हारूंगा ना जब मानूंगा। अब मानेंगे नहीं। अच्छा, मानेंगे, फिजा, पूरी दुनिया थू थू कर रही है। आप मेरा ख्याल है जी कि ये कह देना कि जी काजी फायज ईसा ने तबाही बर्बादी कर दी, इलेक्शन कमिश्नर ने कर दी, मौजूदा हुकूमत ने कर दी, ये तबाही बर्बादी करने में जो साहब जेल में बैठे हैं ना, उनका भी पूरा रोल है। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ नहीं जीतना चाहिए था। जो कुछ 8 फरवरी को से नहीं बर्बादी, जीतना चाहिए जो था। कुछ बहुत गलत बर्बादी किया उसने। इस मुल्क के अंदर हो रही है, जो कुछ यूथ को डी ट्रैक किया जा रहा है, जिस तरह मुल्क को ले जाया जा रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन इस कौम के दिमागों के अंदर भरी जा रही है, जो अनारकी की तरह मुल्क को धकेला जा रहा है और एक क्यास पैदा किया जा रहा है और एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की जा रही है, और फिर कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर कोई नहीं आता। भाई ये गैर यकीनी की कैफियत पैदा कौन कर रहा है? देखें, इस पे काजी फायज ईसा जल से कर रहा है, काजी फायज ईसा सोशल मीडिया चला रहा है, इस पे शहबाज शरीफ सोशल मीडिया के ऊपर गालियां दे रहा है। अब मुझे बताए ना, वो लोग कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये भाई बता दें जो कि लोग कर रहे हैं, जिन्होंने क्यास की एक पोजीशन इस मुल्क के अंदर पैदा कर दी है, कैफियत पैदा कर दी है, मेरा ख्याल है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, जो भी कैओस कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज, क्या सिकंदर सुल्तान राजा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? इज इट वैलिड? मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन यहाँ जेरे बहस है ही नहीं। जेरे बहस ये है, देखिए आगे जेरे एक्सटेंशन बहस का ये है मामला कि आएगा ना। उसके इख्तियारात क्या हैं, उसने क्या किया, क्या सिस्टम से हट के उसने कोई एक्ट किया। अगर वो अपील में जाता है तो सिस्टम के अंदर रह के वो खेल रहा है, डिले में जाता है तो सिस्टम के अंदर रह के वो अपना हक इस्तेमाल कर रहा है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपील में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट भी एक टेन्योर पोस्ट है, एक आईनी पोस्ट है, उसको इस तरह आप डिक्टेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तौहीन किसी जज की हो सकती है तो तौहीन पार्लियामेंटेरियंस की भी हो सकती है, तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अपील में चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले तो एक बात, ये जो ये एक इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाया है ना कि यूथ को फ्रस्ट्रेट कर दिया है और यूं कर दिया है। 7 लाख हुनरमंद नौजवान ये मुल्क छोड़ के गए, जिनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिनकी बाहर मांग है। ठीक है, आप बाकी बचे नौजवानों ने क्या किया कि उन्होंने यहां घर बैठ के आईटी को इस्तेमाल करते हुए अपना कारोबार शुरू किया। आपने उनके ऊपर भी बैन लगा दिया और आपने फायरवॉल लाके उस काम को बिल्कुल तबाह कर दिया। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए रोजाना का नुकसान हो रहा है, और वो यूथ जो थोड़ी सी बेहतर होने जाती फिर तबाही की तरफ चली गई। राइट, आपके पास उनके लिए कोई कारोबार नहीं है। आप फिर सबसे बड़ी बात सुनो फिजा, मेरा बच्चा जब डिग्री लेके बाहर निकलता है और नौकरी तलाश करता है, उसे नहीं मिलती, और वो देखता है कि हसन हुसैन तो अरबपति खरबपति हो गए बगैर कुछ किए। नहीं, बगैर कुछ किए क्यों? इतने सालों से कारोबार कर रहे हैं, उनके दादा अमीर इंसान थे यार। ये पूरी जब से ये दुनिया बनी है, मैं तो हसन हुसैन का ना स्पोक्स मैन हूं, लेकिन जब से दुनिया बनी है अमीर गरीब की तफरीक इसी तरह ही चल रही है। आपका ख्याल है कि जो मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, जो आपका बच्चा पैदा हो रहा है, ये इक्वल स्टेटस सबका होना चाहिए।
ओ भाई, कैसी बात है, क्या ओ भाई, बात है? अगर किसी यानी वो का- ये कह रहे हैं कि चपड़ासी का बेटा चपड़ासी होगा, अमीर का बेटा नहीं, अमीर होगा, तो फिर डेमोक्रेसी किस चीज का नाम है? एक मिनट यार, डेमोक्रेसी एक में मिनट, एक कहा मिनट ये यार, लिखा है ओ, कि एक सारे मिनट बराबर यार, होंगे, ओ, सुबह एक मिनट सबके पास एक तरह की गाड़ी होगी, एक तरह का घर होगा? कहां पे लिखा हुआ है? जो मेहनत ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिल जाएगा, जो कम करेगा उसको कम मिल जाएगा। मैं को हसन हुसैन की उसमें नहीं, पस मंजर में बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ये बात कर रहा हूं कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमहूरियत के दरवाजे के ऊपर ये लिखा होता है कि सारों के पास 10 लाख रुपया होगा, सबके पास एक एक गाड़ी होगी, सबके पास इस साइज का घर होगा, ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म सोशलिज्म ने एक तस्वर ऐसा पेश किया था जो बदकिस्मती से आगे नहीं बढ़ सका। डेमोक्रेसी में इस तरह का मामला नहीं हो सकता। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, और अमीरों से नफरत बाय द वे नहीं की जाती पूरी दुनिया में। ठीक है अमीर साहब, मैं अब बात कर लूं? नहीं की जाती। अमीर साहब बात कर लूं मैं? करें, एक बिल्कुल इजाजत करें। है? देखें, आईने पाकिस्तान क्या कहता है? आईने पाकिस्तान कहता है कि मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान में जितने लोग रह रहे हैं, दे हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये इस तरह नहीं है कि कोई अमीर का बेटा है और वो बिल्कुल ही नैला है, वो ही वजीर आला बन जाएगा जाके, ठीक है, वो ही जनाब अली वजीर आजम बन जाएगा। आइन ये कहता है कि जो 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से फारिग हैं और 1.5 करोड़ बच्चे वो लगाएं जो मदरसों के अंदर हैं, 3.5-4 करोड़ की आबादी की जो नई नस्ल है, अब वो भिखारी पैदा कर रहे हैं, ठीक है, जो कशकोल पकड़ के बाहर फिर रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं जी नहीं, इस मुल्क के मैं अंदर वैसे हैरान हूं इस लॉजिक। यार मेरी बात तो पूरी होने दिया करें। मुझे थोड़ा चले आप बोलने में बात, मैं हैरान नहीं, इस मेरी बात बात पे ही नहीं आप पूरी होने देते। मैं हैरान हर इस बात बात में पे मैं हूं आपकी बात सुनता हूं, आप मुझे बोल ये कहते हैं कि एक मेरा बच्चा है जो सियासत में कभी आया ही नहीं, उसको भी वजीर आला होना चाहिए। वो भाई मरियम सियासत करेगी, उस मैदान के अंदर वो खेलेगी, तो वही वजीर आला बनेगी इक्वल ना। अपॉर्चुनिटीज की बात ही तो हो रही नहीं, है ना। अपॉर्चुनिटी क्या मतलब? उसको मेरे बच्चा अगर सियासत में गया ही नहीं सिरे से, तो आपका ख्याल उसको भी वजीर तो आला होना मरियम ने चाहिए? क्या इक्वल नहीं, नहीं, अपॉर्चुनिटी भाई के वो तहत? इतने साल उसने सियासत अभी मैं की है, तो ताज़ा बनेगी ना। सुने, जी, जी, जी। सुन ले, ये उससे क्या पहले मतलब? उन्होंने सुन कौन सा ले, इलेक्शन लड़ा? सुने फिजा में ये भी इन्हें बता देता हूं। जी। पंजाब हुकूमत की एक खातून मिनिस्टर है, उन्होंने कहीं अपनी निजी महफिल में किसी ने उन्हें कहा कि आप तो सीएम बन सकती हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे सीएम बन सकती हूं, मैं तो नवाज शरीफ की बेटी नहीं हूं। अच्छा, ठीक ये है, एक खातून वजीर ने कहा। ठीक है। ठीक है, अभी मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा, जिस पे उनको तलब किया गया, उनकी सरजनिश की गई कि हाउ डेयर यू, कि तुम ऐसे जुमला भी कह सकती हो। उसका नाम भी ले लें, कौन ठीक है ना? कौन थी वैसे? आप ये, मैं उसकी इज्जत के लिए नहीं नाम ले रहा, पर्दे में ठीक है रखना ना? चाह रहे हैं आप नाम ये को, जो लेकिन मैं इक्वल आप दोनों अपॉर्चुनिटी भी हो दोनों से गई, नाम रिक्वेस्ट भी है आ मेरी गया, कि कह हम भी दिया, तो नाम टॉपिक भी से ले लें। बहुत दूर चले गए हैं। हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमारा टॉपिक था आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, देखिए उस फैसले, पर। दूसरा ये कि जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जब इस पे दोबारा से इख्तियारात दिए गए हैं चीफ जस्टिस को, और उन्होंने अपनी मर्जी का जज जो है वो अंदर कमेटी के अंदर शामिल कर लिया। जस्टिस आज मंसूर अली शाह ने बॉयकॉट किया है। उन्होंने कहा जब तक बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर वापस नहीं आते, मैं तब तक इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज बाइकआउट किया जी। उन्होंने कहा जब तक ये ठीक नहीं होती वापस कमेटी, पिछली सिलेक्शन पोजीशन प्रॉपर में। नहीं होती, मैं नहीं बैठूंगा। ठीक है, मैं वही बात कर रहा था कि देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। नहीं, जरूरत क्या पड़ी हुकूमत को? पहले उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को भाई इख्तियार वो नहीं एक देना, बिल वन है, मैन शो उसकी नहीं मंजूरी करना। हुई है, उसके तहत वो तब्दीली की गई है। पहले फिर क्यों? आप ये हक पार्लियामेंट से लेना चाह रहे हैं। आप ये कहते हैं कि फिर मैं इसीलिए तो कहता हूं कि पार्लियामेंट को ताला लगा दो। लेकिन पहले ये बिल तब्दीली वहां क्यों से की गई? पास हुआ है पहले ना। इख्तियारात चीफ जस्टिस को क्यों लेके उन्होंने कहा 3 बेंच होने चाहिए, 3 लोग होने चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं, जो उन्होंने किया है किसी बेस के ऊपर किया है, कानून के तहत किया है ना, एक बिल पास हुआ है, उसके तहत ये तब्दीली की गई। अब एक साहब को वो पसंद नहीं है, तो उसका हल ये है कि मैं इसीलिए तो कहता हूं कि एक जज को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, एक को स्पीकर होना चाहिए, एक को चेयरमैन सेनेट होना चाहिए। वहां अपनी मर्जी का ये लॉ लिखें, मर्जी की मंजूरी ले और मर्जी के मामले को इंप्लीमेंट कर दें, वरना फिर वो तशरीह की आड़ में उसको उड़ा देते हैं। और ये आज नहीं है, यूसुफ रजा गिलानी के साथ क्या हुआ था? इसी सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आई, उसकी शक्ल उड़ा के फेंक दिया। एक मिनट अभी यार रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। सबसे पहले तो ना मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे से खिताब किया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मैं चाह रहा हूं कि जरा वो दिखाएं, जो मैं फिर यूसुफ बात रजा करने गिलानी की बात जी की जी थी। जरा मैं चाह रहा हूं वो सर प्रोड्यूसर साहब अगर वो क्लिप है आपके पास तो प्लीज जरा जरा उसको चला दे ताकि हमारे व्यूअर्स भी सुन ले।
अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल कर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। इंसानों की तो बस्ती वैसे है जी। इसमें गलत क्या कहा नवाज शरीफ साहब? ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तो आया, ये क्यों नहीं इंसानों मान की रहे? नहीं, वो उसमें उन्होंने एक्चुअली उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना वो दुरुस्त होगा। जिसका चीफ जस्टिस मेरा ख्याल है जस्टिस कयूम को होना चाहिए था, या तारड़ साहब के जो नाना थे उनको होना चाहिए था, जो ब्रीफ केस लेके बलूचिस्तान गए थे जजेस को मैनेज करने के लिए, उनको होना चाहिए था। इन लोगों को आदत है एक फिक्स मैच खेलने की, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट बड़ी सुप्रीम है, तो आप सदारती ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं? सदारती सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस नहीं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, वो मैं मेरे लिए तो भाई आप तो वो पार्लियामेंट का नाम ही नहीं सुप्रीम आता कोर्ट ना, है। आप नहीं, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से हटते ही नहीं है ना। मैं किस पार्लियामेंट यही को तो- मैं किस पार्लियामेंट को मानूं जिसमें आईपीपीस के मालिक बैठे हैं, चीनी माफिया बैठा है, घी माफिया बैठा है, लैंड माफिया बैठा है, आटा माफिया बैठा है, मैं उसको पार्लियामेंट कहूं? ये तो सारे लुटेरे। जो कातिल है वो मकतूल से कैसे मोहब्बत कर सकता है? मेरा बच्चा, एक मिनट यार, माशाअल्लाह। मेरा बच्चा माशाअल्लाह। एक दफा मोटरसाइकिल लेके निकले और उस पर पर्चा हो जाएगा, सारी जिंदगी क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। फिर ऐसा तुम्हारा करें। बच्चा बगैर पैसे खर्चे, बगैर तालीम याफ्ता हुए प्राइम मिनिस्टर और सीएम बन जाएगा, बिकॉज तुम्हारा फिर मुल्क ऐसा है। करें फिजा, जी। सुबह फिर मैं कहूंगा कि इस पार्लियामेंट को ताला लगाएं, वहां और ताले से भी बाहर आ जाओ यार, सुने, ताले से भी ताला तो इसलिए मैं कह रहा ये हूं, भी तो ताला पा ले, जमहूरियत को वो खत्म ताला ला करें, दो, जमहूरियत ताला को ला दो, खत्म ताला ला करें। दो। आप वोट डालने में लाइन पे खड़े होकर जब जाते हैं तो आप इन सारे डीलरों को आप देते हैं, इन शुगर नहीं दिया इस बार 8 फरवरी को लोगों ने। किसको दिया? इस बार 8 फरवरी को लोगों ने इन्हें वोट नहीं किसको दिया? नवाज शरीफ दोनों जगह से आ रहा है। ओ भाई, जिनको दिया वहां भी वोट शुगर, देंगे, वोट वहां भी देंगे। शुगर मिलों के उन्होंने लोग तो हैं, मिट्टी मोड़ती वहां सारी। भी प्रॉपर्टी वैसे डीलर बात हैं, इनकी ठीक वहां है। भी शुगर मिलों के लोग हैं, नहीं, लोग वहां पर वहां भी भी करप्ट सारे हैं। लोग वो हैं, इस बार- सारे लेकिन इस बार रवायती वैसे पॉलिटिशियन नए उधर लोग भी आए हैं, हैं। उन वहां पे सारे कोई रवायती फरिश्ते लोगों नहीं को हैं। तो पकड़ देखिए, लिया यही था। बदकिस्मती है कि आपको दूसरी जगह पे सारे चोर डाकू नजर आते हैं और उस तरफ आपको सारे नेक नजर आते हैं। ओ भाई, वहां पे वही लोग हैं जो पहले काफ लीग में थे, नून लीग में थे, वहां से सारा, मैं अब उनको क्या कहूं, जिनको आप कचरा भी कभी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, वो सारे लोग इकट्ठे करके वहां पे जमा हो गए हैं भाई। लेकिन वहां ड्राई क्लीन होके ना, ड्राई क्लीन होके वहां नेक हो जाते हैं। जो दूसरी जगह रहते हैं वो सारे किन्होंने खराब होते इकट्ठा किया? किन्होंने इकट्ठा किया? हैं। जिन्होंने रखा हुआ है, जिन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। देखिए, ये तकरार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम मेरी बात पूरी होनी तकरार नहीं, चाहिए। लाजक की बात है। ठीक है ना, हर बात में करें जी, ला- अब टांग बात- अड़ाना- नहीं, हर बात नहीं है। नहीं, करें, अब राज साहब ना नहीं, करे जी ज्यादा आप पूरी बोलने का बात। मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अच्छा बोल गए, नहीं आप ठीक है बोले, ना। आप सामने वाले को आप- जब नहीं बोलने आप बात करें, बात करें, वो भी यही कह रहे हैं, आप करें करने बात। एक मेरी बात सुने, 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ, क्या हुआ, बड़े बड़े खानदानों के बुत टूट गए, अच्छा, फारिग हो गए इलेक्शन से। बड़े बड़े नाम नवाज शरीफ साहब से लेके और नीचे तक सब उड़ के रह गए। पार्लियामेंट में एक खेप आई बहुत कम पॉपुलर लोगों की। पार्लियामेंट में एक खेप आई जिन्होंने टका नहीं खर्चा। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन ही नहीं की और उन्हें अगले दिन पता चला आप जीत चुके। अच्छा, चले, ये भी ठीक मेहरबानी ना? है। अब सुने, कि नहीं, वो ये जीत इनकलाब गए। है, यही इनकलाब है। अच्छा। कि अवाम को ये शऊर आया है कि हम हर बार उन सांपों से नहीं डसवाएंगे खुद को जिनकी वजह से इस मुल्क के अंदर जहर फैल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका पार्लियामेंट में आया, पढ़े लिखे पहली बुकला आए, ठीक है ना, इतनी बड़ी तादाद में, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोग खुद को ये कहते थे ना कि हमारी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं खड़क सकता, अच्छा, बंदे अगवा हुए, कैंडिडेट अगवा हुए, पोलिंग स्टेशन सब नहीं कुछ बनने हुआ। दिए। अब इजाजत ठीक है। ठीक है ना, बात तो जुमला तो पूरे होने दो, मुझे पता है भाई, समराइज करें, मुझे आपको भी इस ब्रेक बात पर में जाना है। तकलीफ पहुंच रही है, बात तो पूरी नहीं, होने मुझे दें। नहीं पहुंच रही। ठीक है ना, मैं नहीं, आप तो जैसे तस्दीक करना करना चाह रहा हूं। आपको लग रहा है तकलीफ पहुंच मैं रही है। तस्दीक करना चाह रहा हूं कि पहली बार ये one-sided हुआ कि तजिया ना तमाम करें। तर जुल्मो सितम अब और जबर सारे के बावजूद अवाम ने एक फैसला दिया जो आप मानने को तैयार नहीं है। बस ठीक हो गया, आपका देखिए, पॉइंट आ गया। लेकिन मुझे ये एक बात बताएं मुशर्रफ साहब के दौर में ना जी, इसी तरह के तजियाकार ये कहते थे कि मुशर्रफ साहब की असेंबली में देखा यूथ आ गई, नौजवान आ गए, हुआ क्या कि बाबा जी घर बैठ गए, उसका पोता पोती नवासा नवासी वो इलेक्शन लड़ लिया।
ठीक। उसमें कोई नई लड़कियां आ गई, पढ़ी लिखी नए लड़के आ गए, उन्होंने कहा जी वाह वाह कैसी रंगीन असेंबली, कैसी खूबसूरत असेंबली, कैसे पढ़े लिखे लोग, एक्सपोर्ट के पढ़े, बाहर के पढ़े, और ये मुशर्रफ दौर में ये प्रोपेगेंडा चलता रहा। अच्छा। हुआ क्या कि पीछे वही लोग थे। अच्छा, अब जिन लोगों को इनकलाब कह रहे हैं, राय हसन नवाज साहब साहिवाल से उसका हिस्सा है, जो गुलाम सरवर साहब जिन्होंने सारे मुल्क के अंदर तबाही बर्बादी फेर दी पीआईए के सारे पायलट्स का, जो प्रोपेगेंडा करके एक बयान दे के पीआईए की तबाही कर दी, वो इस पार्टी का हिस्सा है। अच्छा, वो इस पार्टी का हिस्सा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सारे जगीरदार हर पार्टी के अंदर मौजूद है, सारे शुगर माफिया मौजूद हैं, सारे प्रॉपर्टी डीलर मौजूद है। अब किसी एक पार्टी को, किसी एक धड़े को अब मुर्द इल्जाम ठहरा दे तो ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, वैसे एक बात अवाम ने आपने नोट की फैसला है? दिया है, अवाम ने ठहराया नहीं, अवाम ने स्टैंप लगा दी, बिल्कुल उन्होंने कहा भाई तुम सर्टिफाइड लोग हो, अब नहीं तुम्हारे चक्कर में आना हमने। लेकिन अभी आज जो हमारे विफाकी वुज़रा जो मौजूद थे, उन्होंने बड़ी क्विकली रद्द-ए-अमल दिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट। मैं बताऊंगा क्यों दिया है, इतना तेज रद्द-ए-अमल क्यों है। वो हर दफा देते हैं। नहीं, इस बार फौरन ही आया है। अब मेरे क्या पास मतलब फौरन क्या, वो राज है, मतलब वो तफसीली फैसला जैसे ही आया है मेरे पास तो राज रद्द-ए-अमल, है, मेरे पास राज है, वो क्यों इन्होंने मैं रद्द-ए-अमल की बात। एक वजह ये हो सकती है कि वजीर कानून खुद चुके एक मंजे हुए वकील हैं जी, और उनको अजबर है हर चीज उनकी टिप्स के ऊपर, तो उन्होंने उस पर रिएक्शन दिया और बड़ा सोबर तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। अच्छा जी, बताएं जी क्यों रिएक्शन आया। ये फैसला उर्दू में आया है, लिहाजा जल्दी पढ़ लिया। इंग्लिश में आता ना तो कल सबने रद्द-ए-अमल देना था, एक एक लफ्ज पढ़ के देना था। ये साहब यही तो आपके मसले हैं, यही वो प्रोपेगेंडा है। अब आजम नजीर तारड़ को कहेंगे कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। नहीं, तारड़ साहब तो बड़े मंजे हुए वकील हैं, ये बाकियों की बात कर रहा हूँ कि उन्हें पहली दफा उर्दू में आया, उन्होंने पढ़ लिया कि अच्छा काम दिखा, लेकिन नहीं तो इंग्लिश में आता तो ये परसों तक जवाब आना था। नहीं, हमारे जो विफाकी वुज़रा हैं कम से कम वो रद्द-ए-अमल देने में तो माहिर हैं, नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अल्लाह नज़ीबत से और वैसे भी उनका केस है और वो चूंकि एक अरसे से देख रहे हैं, सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और उसको केस को लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि एक चीज से उर्दू में समरी बना के भेजी। अच्छा, वैसे राणा साहब, हाँ जी, बात चीजें ऐसी होती हैं कि हर चीज का जरूरी नहीं होता कि जवाब ही देना है। ये तो तस्लीम कर लें कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और अगर ओवरसाइट कर रही है कोर्ट के मामले को तो उसका हक है, अगर लेजिस्लेशन वो कर रही है तो उसका हक है, राइट। और अदलिया अगर इतने लंबे लंबे फैसले और इतने गिले शिकवे वाले अलग-अलग नोट लिख रही है जजेस, तो उनको जरूर ये देखना चाहिए कि इस कौम के लिए अदलिया क्या कर रही है, केस पेंडिंग कितने हैं, लोअर कोर्ट्स में करप्शन कितनी है, क्या अदलिया की इस्लाहात उनके वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड, क्या वो उनके जुम्मे नहीं है। मैंने ब्रेक पर जाना है, बस मैं सिर्फ समराइज करें प्लीज जल्दी। कि बिल्कुल ये अदलिया का काम है और इनको काजी फायज ईसा साहब को खत लिखना चाहिए। ठीक है ना, 8 जजों को फैसले का सारा मलबा उन पर डालने के बजाय काजी साहब से पूछें, आप चीफ जस्टिस हैं, आप तो इस्लाहात लेके आए थे ना, आपने सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाने की इस्लाहात को फाइनल कर दिया, बाकी तो कुछ नहीं किया। ओहो, वो आप भी ये मुतालबा कर रहे हैं, मेरे पे क्यों डाल रहे हैं, आप भी कर बोली जो है ना वो चलनी है, ये मैं आपको बता दूं। और फिर अगर पार्लियामेंट सुप्रीम थी ना तो काश मियां नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदालत में ना जाते और उसको वहां से खत्म ना करवाते, काश पार्लियामेंट सुप्रीम होती। पार्लियामेंट सुप्रीम है और उससे भी ज्यादा सुप्रीम है हमारी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके तो नाम में ही सुप्रीम आ रहा है। आप क्यों चाय भी है वैसे, नाम के साथ सुप्रीम आने से सुप्रीम नहीं हो जाता, आइन के अंदर जो लिखा है फॉलो तो उसको करना। हमारे सुप्रीम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है और हमें एक जल्दी से क्विक ब्रेक पर जाना और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीपीस के हवाले से। हुकूमत ने आईपीपीस की क्लास ली है, कैसे बचा रही है ये हुकूमत आपके पैसे, कैसे निकलवाएगी आईपीपीस से, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक टू नया दौर। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैं डिस्क्लेमर देकर गई थी कि हम आईपीपीस के हवाले से बात करेंगे। 5 आईपीपीस को बुलाया गया है हुकूमत की जानिब से और ये क्लियर कर दिया गया है कि बिजली दोगे तो ही अगली अदायगी देगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हमने इतने तवील मुद्दती जो इनके साथ हमने एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, अब आपने और मैंने, हम सब ने उनको कीमत अदा करनी है। किसी हुकूमत के बंदे ने थोड़ी कहना अपनी जेब से कि भाई ये आईपीपीज और ये तुम्हारे पैसे हैं और बगैर बिजली के, बगैर उनके बिजली दिए हम उनसे बिजली खरीदे ना खरीदे, आईपीपीज को हमने अदायगी करनी है। और कितने बिलियन डॉलर्स हम उनको अभी तक अदायगी कर चुके हैं। राहत साहब, आपके पास बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, मुझे सिर्फ एक बात ये पहले बताएं, सबसे ज्यादा मुआहिदे आईपीपीस के साथ किस दौर में हुए थे? मेरे पैदा होने से पहले शायद ये आईपीपीस के मुआहिदे चल रहे हैं, 90s की बात है। देखिए, ये जो मुआहिदे किए गए, इस पे पूरी दुनिया से जो फीडबैक आया
और पाकिस्तान के जो ऑडिट को समझने वाले लोग हैं, सब ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि इससे बड़े जालमाना कोई मुआहदे हो नहीं सकते, कोई गैर फितरी इससे बड़े मुआहदे नहीं हो सकते। अच्छा। और ये इंटरनेशनल फीडबैक भी है और पाकिस्तान का फीडबैक भी है। और सबसे ज्यादा जो IPPs लगे हैं वो शरीफ फैमिली के इक़्तिदार के दौरान लगे, PMLN के दौरान। और अगर कहती हैं तो मैं इसकी सारी डिटेल भी दे जी, देता जी, हूं। बताएं 20% सिर्फ जो इस पे IPPs हैं वो गैर मुल्की के नाम उसमें इस्तेमाल हुए हैं, उनमें CEOs के नाम और गैर मुल्कियों के नाम सिर्फ 20% 20%, और बाकी ये जो 20% नाम इनके पीछे पाकिस्तानी है अच्छा, उनके पीछे अक्सरियत उनके पीछे भी पाकिस्तानी है। अच्छा, 80% वो हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तानी है। अच्छा, इस पे सॉवरेन गारंटी पाकिस्तान की स्टेट की दे दी गई। सॉवरेन गारंटी का मतलब है कि पाकिस्तान को एज ए स्टेट इसमें फंसा दिया गया। एक मिनट राज साहब, मैंने अभी तक यही पढ़ा, यही सुना कि IPPs हमने गैर मुल्कियों के साथ किए थे, फॉरेनर्स हैं जिनके साथ किया, पाकिस्तान इतना को है, बाकी सारा पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है साबक, और जो बिजनेसमैन है, और वो सारा एलीट क्लब है जो पाकिस्तान को लूट रहा है और माले गनीमत समझ के हमारे खजाने को लूट रहा है, वो सारे लोग इसमें शामिल है। सिर्फ अच्छा, इसमें 100 से ज्यादा कंपनीज है, पहली बात। ठीक है। दूसरा यह कि इसमें मैंने जब चेक किया तो पता चला कि कई एड्रेसेस राना साहब ऐसे हैं जो छोटे घरों के हैं, रैशी घरों के हैं। अच्छा। और कई ऐसे हैं जो 2-2 कमरों के दफ्तर है, और वहां पे ये इनके एड्रेसेस शो किए गए हैं। और फिर बड़ा अजीबो गरीब इसमें चीजें सामने आई। पता चला कुछ अदारों ने भी इस पे काम किया, पता चला कि ये बड़े तवील मुद्दत ये मुआहदे हैं। 30 साल से ये 59 तक 2059 तक ये मुआहदे जाएंगे, 34 साल बाद कर लो 2070 60-70 तक जाएंगे, और ये जान आपकी नहीं छोड़ेंगे। मिसाल के तौर पे एक मुआहदा है हब पावर का, ये 22 साल मुआहदा है। ये 26 अगस्त 2003 को शुरू हुआ था, 25 अगस्त 2025 को ये खत्म हो रहा है। अच्छा, 2 मुआहदे ऐसे हैं जो 34 साल बाद खत्म होंगे, 2059 तक जाएंगे, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, 11 ऐसे हैं जो 34 साल के बाद खत्म होंगे। अच्छा, 2034 में 11 खत्म होंगे, 2035 में 9 खत्म होंगे, 2039 में 23 ऐसे अदारे हैं जो जान छोड़ेंगे आपकी। अच्छा, इसी तरह 2040 में 11, 2043 में फिर 11, और 2044 में 16, और 45 में 23। इस तरतीब के साथ ये 2059 और 70 तक में जाके कहीं अच्छा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के जो एड्रेसेस हैं, जो मालूमात हैं, वो भी मशकूक हैं। अच्छा। और इसमें अब हैरान होंगे, 7 जो बैरूनी लोग हैं ना, जिसमें हम कहते हैं कि फॉरेनर्स हैं, हाँ। 7 लाहौर में है, 7 इस्लामाबाद के, 1 कराची का, 15 है टोटल। अच्छा, इसमें अब इमरान खान के दौर में ये 29 ऐसी अप्रूवल्स हुई। राजा परवेज अशरफ, जिसको राजा रेंटल आप कहते हैं, 10 उनके दौर में हुई। शहबाज शरीफ साहब के दौर में 6, शाह खान अब्बासी के दौर में 18, शहजाद साहब के दौर में भी 1 हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में 27, शौकत अजीज साहब के दौर उन्होंने भी मंजूरी दी, और जमाली साहब ने भी 5 IPPs को मंजूरी दी, और आपने कहा 100 से ज्यादा आएंगे। 100 से ज्यादा। अच्छा, SCCP को आप चेक कर लें, इनका रिकॉर्ड चेक कर लें, आपको ऐसी मालूमात मिलेगी। लेकिन इसमें एक अब अच्छी खबर है। अच्छा, पिछले दौर में PTI के दौर में इस पे वर्किंग हुई थी, और कुछ अदारों ने इस पे मुदाखलत की थी, और एक बहुत बड़ा, इतनी बड़ी फाइल बनी थी। और मैं उसका ऐनी शाहिद इसलिए हूं कि कुछ लोग जो काम कर रहे थे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे लोग IPPs के हैं कि वो इस बात पे राजी हो गए हैं। मसलन उन्होंने ये कहा था कि हम कोई 104 अरब रुपया वापस करेंगे। गैर मुल्की जो सरमायाकारी थी उसमें उन्होंने लोगों ने कहा कि जी आप हमें डॉलर में दे दें, और जो पाकिस्तानी थे वो एग्री हो गए थे कि आप रुपए में हमें अदायगी कर दें। टैरिफ जो था 25 रुपए से 14 रुपए पे एग्री हो गए थे। खजाने को 500 अरब से ज्यादा इसका फायदा पहुंच सकता है। ये वो बातें हैं जो आज कंसीडर की जा रही हैं और जिस पे काम हो रहा है। और पाकिस्तान के सिपा सलार ने अभी इसी वर्किंग की बेस के ऊपर कहा है कि इनसे बात करें। पाकिस्तानी कौम को ये बहुत खा चुके, खजाने को अब बेड़ा गर्क कर चुके। अब इनको कहें कि आपने बहुत कर लिया। अब 2 ऑप्शन हैं, हाँ। फोरेंसिक ऑडिट प्लस मुज़ाकरात। जिसमें भी वो सीधा होता है वो कहते हैं कि इनको सीधा करें, और पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो $30 बिलियन तक पहुंचता है वो लोगों राज को साहब ने बड़ा डिटेल हमें बता दिया है कि किस दौर में किसने कितना लूटा। राना साहब, आज की जो खबर है कि बिजली दो फिर अदायगी आएगी, बड़ी बात यह है कि जो लोग
अप्रूव करवा सकते हैं इतने लंबे लंबे मुआहदे? क्या वो ये जो 2 ऑप्शंस दी गई हैं कि आप यहाँ फॉरेंसिक में जाएं या फिर आप मुज़ाकरात की तरफ आएं, क्या उसको डिले नहीं कर सकते? क्या उसमें इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज नहीं आ सकती? देखिए, तो आप जुल्फिकार राहत ने जो एक बात की कि इमरान खान के दौर में इस पे काम हुआ था कि कितना कितना पैसा कौन कौन फालतू ले रहा है, ठीक है ना। और जो बात मैं कहता हूँ कि फिर माफियाज इमरान खान को चारों तरफ से पड़ गए, उसे नहीं करने दिया गया। दूसरी चीज ये है, मैं जरा हट के एक बात कर रहा हूं। नहीं, तब नहीं करने दिया गया, आज के प्राइम अब तो मिनिस्टर हो को रहा करने है, देंगे। आप उसी चीज को फॉलो करके आगे बढ़ाया जाए। अब देखते हैं। अच्छा, मैं जरा ना इससे हट के एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये इस सारे गेम से हमारे पास जो खातून काम करती है ना, वो परसों उनका बेटा और वो आए, तो बेटा उसको कुछ दाने इधर उधर, तो मैंने उसे कहा कि क्या हुआ है, तो कहती कि मेरे घर की बिजली कट गई है, मैं बिल नहीं दे सकी, और अब हम हब्स के माहौल में बगैर बिजली बगैर पंखे के सोते हैं, बेटा भी, उसकी बेटी भी और वो भी। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या कसूर है इन लोगों का? क्या किया इन लोगों ने? इस मुल्क के अंदर इन्होंने क्या बिगाड़ पैदा किया? किस चीज की इन्हें सजा मिली? सुनो अब जरा। जहांगीर तरीन मालिक हैं, वजीर आजम साहब के साहबजादे मालिक हैं आईपीपीज के, अब्दुल रजाक दाऊद मालिक हैं, मियां मंशा मालिक हैं। हम रोना रोते रहे, बाबर मालिक है, हम रोना रोते रहे कि जी शायद बाहर के आईपीपीज हैं। आप पढ़ी लिखी हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? बाहर के लोग हमें अपने लूट रहे हैं यार, बेवकूफ बना रहे हमें। वो हमें राम राम जपना, पराया माल अपना, तो रोला पाई जाओ, अंदर अंदर खाई जाओ। आप खुद मालिक है यार आईपीपीज के, और हम पूरी कौम को आप खड़े होके कहते हैं कि हम ये बिजली सस्ती करेंगे। और तुम कैसे कर सकते हो? तुम तो खुद कमाने वाले हो, तुम कैसे कमाओगे? उस खातून को मैं क्या जवाब दूं जिसके बच्चे के इतने इतने बड़े दाने हो गए, जो बगैर पंखे के सोते हैं पिछले 1.5 माह से? कैसे जिंदगी गुजारेंगे वो? किसी को ख्याल है? ये तो मुझे कह रहा था कि जी सब बराबर नहीं होते जमहूरियत में, अमीर को भी मौका होता है, गरीब को मरने का मौका दिया आपने, वो सब मर जाएगा। कितनी अदायगी की आपने? ये इससे भी, इसके पास भी है, मैं भी बताता हूं। पिछले 10 साल में आपने $30 बिलियन आपने उन्हें अदा किए बगैर बिजली पैदा किए। किस चीज का? बिजली ना पैदा कर, बिजली ना पैदा करो ना करो, पैसे देने। वो कौम, कैपेसिटी चार्जेस, वो कौम जो $1.5 अरब के लिए IMF के तलवे चाट रही थी। 15 अरब रुपए इन्होंने सब्सिडी देनी थी शहबाज शरीफ ने, IMF ने मना कर दिया, नहीं दी, कहा नहीं दे सकते तुम, ठीक है, इसलिए कि हम गुलाम हैं, हम इनके हाथों बिक चुके हैं। लेकिन ये सब एक जुमला, ये जो कंपनियां हैं ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनियां बन गई है, मैं आपको बताऊं। और आर्मी चीफ अगर ये फैसला कर रहे हैं और वो इस पे इंप्लीमेंट कर जाते हैं तो वो हीरो है कौम के, अगर वो ये कर जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें मुझे दुख ज्यादा इस बात का है कि इसमें बहुत सारे हमारे इदारे भी शिराकतदार हैं। बस इतना बड़े वैसे एक चीज इसी को मैं आगे बढ़ाऊं। आसिम मनीर साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कि इनसे कोई रू रवायत नहीं होगी, उनको डराने की कोशिश की गई। वो खैर कैसे डरेंगे, क्या डरेंगे? चीफ को कैसे डराया? उनको ये कहा गया कि सॉवरेन गारंटी है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। फिर उसका एक सोल्यूशन ये निकला कि उसमें जो लोकल्स हमारे लोग हैं, जिनका आप मातम कर रहे हैं और जिनकी शामें गरीबा पड़ रहे हैं, जो अपने ही लूट रहे हैं, उन्होंने कहा जी इनको तो फिक्स करें, इनको तो बैठाएं। मैं इस बात से मैं मानता हूं कि ये यार हमारे अपनी हमें लूट, अच्छा, ये अवाम को लूटने के मामले में सारे ऐसे नहीं, आप फिर आप उधर ही जा रहे। मैंने एक प्रिंसिपल बात की कि ये जो लोग ऊपर बैठे हुए यही हमारे असल वो है। अच्छा, चाहे वो इस तरफ है चाहे वो उस तरफ भी है। अब सिपासलार ने, मेरी इतला ये है कि 2 टोक फैसला कर लिया। राइट, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जो लूटमार की है, इनका टैरिफ भी कम होगा, ये आईपीपी कुछ जाता है जाए, कोर्ट में जाता है जाए, इनसे इनका एहतसाब भी होगा, फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, और इनके साथ बैठ के एक दफा बात करेंगे। एक को भी सजा मिल जाए, नहीं मानेंगे तो इनमें से कुछ लोग अंदर भी होंगे। मैं वही कह रही हूँ, किसी एक को सजा मिल जाए ना, मैं खबर दे रहा हूँ आपको, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे ब्रेक पर जाना है, एक जुमला, एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि जो पाकिस्तानी सरकारी इदारे भी आईपीपीस के मालिक है ना, अच्छा, उनको खिलाफ भी कुछ होना चाहिए, उनको रोक लेना चाहिए। अच्छा, फिर अगर एहतसाब करना है ना तो सिर्फ 5 आईपीपीस का ना करें, फिर बिला तफरीक करें, फिर जो भी इसमें मुलविस है फॉरेंसिक के लिए फिर सबका किया जाए, 100 से ज्यादा, जैसे राज साहब ने बताया, फिर सबका किया जाए। अगर किसी ने इतना ही ऑनेस्ट होके हमारे मुल्क का हीरो बनना है तो फिर सही तरीके में फायदा दे, ये नहीं जिनके साथ दुश्मनी है उन कुछ लोगों को टारगेट कर लें और उन्हें कहें कि भाई आपका होगा। वजीर आला केपीके क्या कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने क्या क्या केपीके के अंदर इस्लाहात किए हैं और क्या क्या चमत्कार किए हैं, ब्रेक के बाद दिखाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात हम करेंगे वजीर आला केपीके अली अमीन गन्नापुर, जो कि एक दबंग स्टाइल में आते हैं और अभी रिसेंटली लाहौर में जलसा करके गए हैं। चाहे वो जलसा खत्म होने के बाद पहुंचे हैं, लेकिन आए, उन्होंने बताया कि मैं पहुंचा हूं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन आ गए। लेकिन अपनी कारकर्दगी के बारे में कि वो क्या क्या कर रहे हैं, इतने महीने हो चुके हैं उनकी हुकूमत को बने हुए, उन्होंने किया क्या है ये हम सबको पता नहीं है। दूसरा, नैब ने जो सबसे रिकॉर्ड रिकवरी की है बीआरटी मंसूबे की, जिसपे इतने पैसे लगे गए, वो भी एक खबरों की जीनत बनी हुई है। मैं राहत साहब, वजीर आला केपीके अली अमीन गन्नापुर किस तरह के, सबसे पहले तो ये बता दें आपको क्या लगता है कि वो बहुत अच्छे वजीर आला के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए फिजा, मैंने कल परसों ट्रांसमिशन में कहा था, जिस दिन वो आ रहे थे बड़े तमतराक के साथ, बड़ा जुलूस लेकर, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जलसे में नहीं पहुंचेंगे, और फिर वैसे ही हुआ। और मैं आज भी अपनी उस खबर के ऊपर कायम हूं कि ये तयशुदा था कि ये जलसे के अंदर नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंचना चाहते तो 2 घंटे पहले चल पड़ते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि चूंकि ये सारा करना था और उसके बाद कोई काम भी पढ़ सकता है, नहीं काम पढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद चूंकि काम ही पै गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हाजिरी लगाई, यहाँ से यू टर्न लिया, शीशा तोड़ा, यू टर्न लिया, एंट्री डाली और वापस जाके पेशावर में फिर धुआंधार खिताब फरमा दिया, एक वीडियो जारी कर दी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि सारे सरकारी वसाइल के साथ आप वहां से मूव किए, सैकड़ों गाड़ियां आपके साथ थी, पेट्रोल सरकार का, पैसा सरकार का, असला सरकार का, गनमैन सरकार का, ना सरकार का कौन? आपका और मेरा, केपीके की, मेरा और आपका, यस, और वो सारा उसको तबाह बर्बाद करके कौमी वसाइल को आप लाहौर पहुंचे और हाथ लगा के वापस चले गए। और सिर्फ वीडियो अगर बयान ही देना था तो उधर बैठ के दे देते। ये इतनी मेहनत करने की, तकलीफ करने की जरूरत क्या थी? ये सारा ड्रामा था। अच्छा, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहां पे गवर्नेंस पे कोई फोकस नहीं, वहां पे अवाम की क्या हालत है उस पर कोई तवज्जो नहीं। जलसे करने हैं और जलसे करने और जलसे करने, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं। करोड़ों रुपए जलसों के ऊपर लग रहा है। लोग ये कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, वो एविडेंस दे रहे हैं मिनिस्टर्स, वो ये कहते हैं कि ये सारे वसाइल, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, गाड़ियां उधर से आ रही हैं, पैसा उधर से लग रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर लोग रख लिए गए हैं, और वो सारे के सारे काम क्या कर रहे हैं? ये इंतशार फैलाने का। राना साहब, और अगर ये सिचुएशन चलती रही, मैं बीआरटी का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। नैब की 25 साल तारीख में सबसे रिकॉर्ड रिकवरी जो हुई है वो पेशावर से हुई है। बीआरटी पेशावर 168 बिलियन रुपए वहां से सरकारी खजाने में जमा हुए हैं, और ये नैब क्लेम कर रहा है कि उनकी सबसे बड़ी रिकवरी है। फिर उस पे 31 अरब रुपए। ये नैब के जो पैसे हैं, ये जब सरकारी खजाने में, मैं वही कह रही हूँ, ये क्या इनका होता क्या? सरकारी खजाने में जाते हैं, हम जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहते हैं, नहीं, थोड़ी सी परसेंटेज उसकी उनके एम्प्लॉइज को मिलती है। अच्छा, लेकिन बाकी सारे खजाने में जाते हैं। अच्छा, उसमें ये हुआ कि 9 अरब रुपए की उसमें बचत भी की गई है। अच्छा, उसमें 6 मंसूबे दिए गए थे उन कंपनीज को। कंपनीज ने जाली उसमें गारंटियां दी और इंटरनेशनल गारंटियां भी जाली दी। और फिर कहा गया कि जी वो बाहर की अदालतों में जाएंगे। नैब ने बाहर की अदालतों को भी फेस किया, वहां पे भी केस खत्म करवाए, और 31 अरब रुपए का दावा था बाहर की अदालतों में, वो भी फारग करवाया। केपीके के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सिचुएशन इज टू पुअर। धमाके हो रहे हैं, सवात में भी आज धमाका हुआ है, क्या कर रहे हैं ये वजीर आला साहब? मेरा ख्याल है कि जो सिक्योरिटी का मसला है वो खाली सूबों का नहीं है, बल्कि ये एक ओवरऑल सारा होता है। और मेरी भी जाती राय ये है कि अगर वो जो केपीके के वजीर आला हैं गंडापुर साहब, वो तवज्जो अपने सूबे पे दें और अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए दें तो ज्यादा एक अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान का एक अलमिया है, क्या? हमें जो माजी में एक करैक्टर था मजहर शाह, और उसकी फिल्मों में मौजूदगी की सब वजह बढ़क थी।
वो कहता था ओए मैं टब्बर खा जा डकार ना मारा। उन्होंने ना समझना, मैं उनकी नहीं बात कर रहा, ठीक है, मैं बड़े मदर शाह का की कल्चर है, चल। नहीं मैं मदर शाह की बात कर रहा हूँ, आपका ध्यान किसी और खानदान की तरफ जा रहा है। मैं मदर शाह की बात कर रहा था, ठीक है ना। हमें शौक है मिसाल के तौर पे बड़ी बड़क मारने का। हाँ, मिसाल के तौर पे, और हमें डायलॉग कैसे पसंद है कि वो नूरीनाथ मोला जट के नूरीनाथ कहता है, जीते कर दे मैं तेनू अपना दुश्मन मन लवा, पर हाल ही में तेरे कोलों भी वड्डे बदबख्त वल चलिया। अब ये नूरीनाथ की इंतहा है। तो मोले जट कहता है कि ना मिले हो तो लब लवांगा, काम ही कोई नहीं है, वेले मुस्टंडे वो बंदे ही लबदे फिरते ने लड़न दे रही। हमारी सियासत का अलमिया ये है कि हमारे सारे मोले जट है, नूरीनाथ है, मुखो जटनिया है, दारो नतनिया है, ठीक है ना। हमारे इर्द गिर्द चार जो अपना काम है वो नहीं करना, दूसरों को बढ़के मारना है, दुनिया भर की बढ़के मारना, सबको चैलेंज करना, अदारों को चैलेंज करना है, सबको बुरा कहना है और खुद अपना काम नहीं करना। और अगर अब आखिर में, और अगर इजाजत दे फिजा तो मैं उनके लिए एक शेर अर्ज कर दूं, अरे ऐसे लोगों के लिए। अब कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? ताजा हवा के शौक में ऐसा कनाने शहर, ताजा हवा के शौक में ऐसा कनाने शहर, इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। वाह वाह वाह, ये तो दीवार वालों को सोचना चाहिए। लेकिन मैं वैसे एक आपको बात बताऊं, ये जो नैब की बात हुई है जी, काश नैब के पर ना काटे जाते और करप्ट सियासतदान मुख्तलिफ कवानीन बना के नैब को कैद ना करते। अच्छा, नैब तो हमेशा वैसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हुआ है, चाहे पीटीआई ने किया है, चाहे पीएमएल ने किया। नहीं, मुशर्रफ ने बनाया किस लिए था? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। नैब की दास्तान है अयूब खान से शुरू होती है, जब उसने एब्डो बनाया, प्राउडा बनाया, उसके बाद आगे चलते फिर आगे नवाज शरीफ साहब का दौर, जब जरदारी पे एक मुकदमात बने, 10 साल वो जेल भुगतते रहे, हाँ। सारा कुछ होता रहा, ये तब की बात है, ठीक है। इसके बाद ये कंटिन्यूटी है। लेकिन असल बात ये है कि अगर आपको खौफ नहीं है और आप करप्ट नहीं है तो आप क्यों इदारों के पैर काटते? करने दे उन्हें। एक नैब की शक्ल ना केपी के अंदर खान साहब ने भी बनाई थी, और उन्होंने खान साहब की गवर्नमेंट के कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। जर्नैल साहब थे, बड़े ऑनेस्ट आदमी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अगले दिन उसको खत्म ही कर दिया। इन्हें कह दिया बनाया सी तुझे। मुझे प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है, अब टाइम नहीं है। दोनों पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। उसके शेर के जवाब में जल्दी हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूछते हैं काबे के बरहमन। ये सारे काबे के बरहमन है और कुछ नहीं। लेकिन दुख की और अफसोस की बात यह है कि हम गैरों से, बाकी आईएमएफ से और इंटरनेशनल माफिया से क्या गिला करें जब हमारे अपने लोग ही इन तमाम कार्रवाइयों में मुलविस है। चाहे वो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चाहे फिर वो पार्लियामेंट के अंदर इख्तलाफ है, या फिर चाहे वो आईपीबीस का मामला है, या अभी हमारे जो गवर्नमेंट हाउसिंग सर्विस चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो जो काम कर रहे हैं। इंतहाई दुख और शर्म की बात है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।